नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई बी.आर. गवई की अब अग्नि परीक्षा होने वाली है। दरअसल एक ऐसी चिट्ठी सीजेआई गवई को भेजी गई है जिसने देश भर की जुडिशरी का ध्यान खींच लिया है। भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ रहने वाले सीजेआई गवई के जजों ने इस चिट्ठी से पहले 2 याचिकाओं पर ऐसा निर्णय लिया था जिसमें इंतजार के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा था, लेकिन अब यह चिट्ठी उनके ही गृह राज्य के वकीलों की फौज ने लिखी है। तो चलिए पूरा मामला बताते हैं। यह केस सबसे ज्यादा चर्चित भी है। क्या करेंगे सीजेआई गवई? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चिट्ठी की ताजा घटनाक्रम की। 2 जून 2025 को बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन BLA ने सीजेआई गवई को एक 8 पेज की चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में BLA ने साफ तौर पर मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी जाए। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज हैं और यह मामला उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बरामद भारी मात्रा में अनधिकृत नकदी से जुड़ा है। BLA ने सीजेआई से 3 खास अनुरोध किए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी जाए जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हो। यह पावर सीजेआई के पास ही है। दिल्ली पुलिस या CBI को निर्देश दिया जाए कि वे सभी सबूतों को संरक्षित करें, जैसे जली हुई नकदी, फोटोग्राफ और वीडियो। तीसरा, जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रति दी जाए ताकि शिकायत दर्ज करने में मदद मिले। BLA का कहना है कि इस मामले ने न्यायिक सत्यनिष्ठा और जनता के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास ठोस सबूत हैं, फोटोग्राफ और वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी डाले गए हैं। यह नकदी एक संज्ञेय अपराध का सबूत है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कमजोर करेगा। BLA ने यह भी कहा कि जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई इस चिट्ठी का जवाब क्या देंगे। उनके सामने कई विकल्प और चुनौतियां हैं, आइए इन्हें भी समझते हैं। पहला विकल्प, FIR की अनुमति देना। अगर सीजेआई गवई BLA की मांग को मानते हैं और FIR की अनुमति देते हैं तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे यह संदेश जाएगा कि न्यायपालिका में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन यह कदम जजों की स्वतंत्रता पर सवाल भी खड़ा कर सकता है। क्या इससे भविष्य में जजों पर फर्जी मामले दायर होने का खतरा बढ़ेगा? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल में दम नहीं है। दूसरा विकल्प, जांच को आगे बढ़ाना। सीजेआई गवई इस मामले की गहराई से जांच के लिए फिर से एक नई समिति बना सकते हैं क्या? यह भी अगर होगा तो हास्यास्पद होगा। या फिर इस केस में व्यापक तौर पर जांचने के लिए CBI को केस सौंप सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन अगर जांच में देरी हुई तो जनता का भरोसा और कम हो सकता है। पहले ही इस मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की वजह से सवाल उठ रहे हैं। तीसरा विकल्प, चुप्पी साधना। अगर सीजेआई गवई इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह एक गलत संदेश जाएगा। लोग कहेंगे कि जुडिशरी अपने लोगों को बचाने में लगी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। ऐसे में चुप्पी साधना सीजेआई गवई के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अब इस मामले में सीजेआई गवई के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना। अगर वे FIR की अनुमति देते हैं तो जजों की स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का भरोसा टूटेगा। साथ ही इस मामले में राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। लेकिन अब यहां समझिए कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 2 बार जा चुका है। यह पहली बार नहीं है जब इस मामले में कार्रवाई की मांग हुई है। लेकिन पहली याचिका जब दायर की गई थी तब जस्टिस संजीव खन्ना ही इस केस को देख रहे थे। वकील नेदमपरा ने मांग की कि FIR का आदेश दीजिए, लेकिन उनकी बात उस वक्त नहीं मानी गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी याचिका पर अलग ही निर्देश आया।
21 मई 2025 को एक याचिका दायर हुई जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी, लेकिन जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकरण के सामने शिकायत रखनी होगी, न कि सुप्रीम कोर्ट से रिट ऑफ मैंडेमस की मांग करनी चाहिए। अब यहां समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि केस साफ तौर पर अब राष्ट्रपति के पाले में है। वो अगर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए अनुमति दे देंगी तो पार्लियामेंट से जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने एंड से एटलीस्ट पैरेलल में एफआईआर करने के आदेश दे सकता है, क्योंकि यह पावर सीजेआई गवई के पास फिलहाल मौजूद है। तो जरा समझिए कि के वीरास्वामी का केस इस मामले में क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का 1991 का एक फैसला है के वीरास्वामी बनाम भारत सरकार। इस फैसले में साफ कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लोक सेवक हैं और वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सीजेआई की अनुमति जरूरी है। अगर सीजेआई को लगता है कि मामला अभियोजन के लायक नहीं है तो एफआईआर नहीं होगी। साथ ही अभियोजन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, जो सीजेआई की सलाह पर आधारित होगी। इस मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 8 मई 2025 को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपी थी और इसे फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया था, लेकिन संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था। उन्होंने मना किया। फिर खन्ना साहब ने इस केस को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया था ताकि आगे की प्रक्रिया हो जिसमें यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाया जा सके, उन्हें बर्खास्त किया जा सके। लेकिन सवाल यह उठ गया, जिस पारदर्शिता के साथ यहां यशवंत वर्मा केस को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा था, फिर जांच समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की गई, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले की पृष्ठभूमि को आप संक्षेप में अगर समझना चाहते हैं तो यहां मैं आपको जानकारी दे दूं। 14 मार्च 2025 को दिल्ली के 24 अकबर रोड पर स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के आउट हाउस में एक स्टोर रूम में आग लगी। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। आग बुझाने के लिए दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग पहुंचे और वहां से 4 से 5 बोरे नकदी बरामद हुई जो आंशिक रूप से जली हुई थी। दिल्ली पुलिस ने इसके तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए जो बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह नकदी कथित तौर पर गुप्त रूप से हटा भी दी गई। सवाल उठा, यह नकदी कहां से आई और इसे गुप्त रूप से क्यों हटाया गया। इस घटना के बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च 2025 को इन हाउस जांच समिति बनाई। इस समिति में जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस अनु शिवरमन शामिल थे। समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में नकदी की बरामदगी की पुष्टि की। जस्टिस वर्मा को जवाब देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया और इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया गया, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और उनके न्यायिक कार्य भी छीन लिए गए, लेकिन उन्हें अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस भारत की न्यायपालिका के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। यह मामला सिर्फ एक जज की कथित गलती का नहीं है, बल्कि यह सवाल है क्या हमारी न्याय व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह है। सीजेआई गवई के सामने एक ऐतिहासिक मौका है, वो एक ऐसा फैसला लें जो न्यायपालिका में जवाबदेही का नया अध्याय शुरू करे। लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे, यह तो वक्त बताएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम आप सबके कमेंट्स को जरूर देखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।